नमस्कार दोस्तों, सभी डीकेटी के व्यूअर्स को और जुडिशियल एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्ते। मैंने एक पंक्ति लिखी थी, ये मेरे स्वरचित कविता की लाइन है जो मैंने कॉलेज के दिनों में लिखा था कि चिंगारी था कल तक मैं, चिंगारी था कल तक मैं, अब शोला बनकर आया हूँ। चिंगारी था कल तक मैं, अब शोला बनकर आया हूँ। इतिहास की बातें मत पूछो, इतिहास बदलने आया हूँ। आज डीकेटी के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करूंगा, आप लोगों को अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, अपनी संघर्ष, अपनी यात्रा के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिनव कुमार है, जैसा मैंने बताया। मैं अभी 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज में चयनित हुआ हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 5 इयर्स BB LLB ऑनर्स करा था। उसके बाद मैंने MNLU मुंबई से मास्टर्स किया LLM, जहां अभी मुझे हाल ही में अगस्त के महीने में भारत के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ के हाथों मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो कहीं ना कहीं जर्नी, अगर मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही हुई थी 10th तक, उसके बाद 11th-12th में दिल्ली आया, फिर वहाँ से तो एक बचपन से, और उससे भी अगर पहले की हम बात करें तो ग्रामीण स्कूल में एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा की शुरुआत हुई, जहाँ पे हमारे गांव में राजकीय बुनियादी विद्यालय होता था। उस राजकीय बुनियादी विद्यालय में हम लोग इनफैक्ट प्लास्टिक का जो बोरा होता है उस पे बैठ करके हमने प्रारंभिक कक्षाएं की शिक्षाएं प्राप्त की हैं, और वहाँ से ये फिर कारवां और ये सिलसिला चलता गया जीवन में। बस वो एक सपना था कि जीवन में कुछ करना है। किसान परिवार से मैं आता हूँ, बहुत ही सामान्य परिवार से, और फिर वही शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई। बस हौसला लेकर के बढ़ा कि उड़ान की तैयारी थी कि जीवन में कुछ करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है। बस उसी सिलसिले में लेकर के तो जीवन के हर एक मोड़ पे संघर्ष थे, अपने अलग अलग चुनौतियों थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त यूँ आता है, वक्त यूँ जाता है। लेकिन जब आप उस वक्त को सही समय के साथ और सही परिस्थिति में आप जब उसका सदुपयोग करते हैं तो वो वक्त आपका है। वो वक्त जो है आपके आने वाले भविष्य की तस्वीर और तकदीर लिखता है। तो जीवन में बहुत संघर्ष रहे हैं प्रारंभिक समय से ही। लॉ स्कूल में पढ़ने को लेकर के, चाहे वो फीस देने को लेकर के, तो लॉ स्कूल में जैसे बिहार में होता है, आज भी मुझे याद है जब मुझे लोन लेना था, एडुकेशन लोन, कितने बैंकों के चक्कर लगे थे, कई बैंक देने को भी तैयार नहीं था, और कितनी परिस्थितियों, मतलब मुश्किल परिस्थितियों के साथ कह लें। ऐसे ही स्कूली शिक्षा के साथ भी यही हुआ। अपने जीवन के अपने अलग चुनौतियां हैं, और उस चुनौतियों से जब आप लड़ते हैं तो आपका जो रास्ता है और वो जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक वो मुकाम बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के। तो इसके देखिए 3 चरण हैं, जैसे हर जुडिशियल सर्विसेज के लिए होते हैं। तो ये मेरा जो प्रयास था, ये इस प्रयास में मैंने अभी पहला ही कह लें कि इस प्रयास में जो मेरा अटेम्प्ट था, बहुत सिंसियर एफर्ट था। तो मैंने अगर बताऊं तो मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली। मैंने UPSC की तैयारी शुरू की। लॉ कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैंने मास्टर्स भी किया। थोड़े दिनों में सामाजिक कार्यों में मैं हमेशा से जुड़ा रहा। सामाजिक कार्यों में मेरी बहुत कॉलेज के समय से बहुत रुचि रही है, समाज को लेकर के, समाज के लोगों के लिए, खासकर गरीब और अपवंचित वर्ग को लेकर के, लीगल एड को लेकर के। तो फ्री लीगल एड को लेकर के कैसे हम गांव तक जाएं, कैसे आदिवासियों के बीच में, जब मैं उड़ीसा में था तो आदिवासी समाज के बीच में इसी तरीके से अलग अलग परिस्थिति में कहीं ना कहीं इन सबों से एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला कि जब आप समाज के लिए कुछ सोचते हो तो पहले मेरे मन में था कि मैं UPSC दूं। UPSC की तैयारी करी, वही रहा। लेकिन फिर उसी दरमियान मुझे महसूस हुआ जुडिशियल सर्विसेज, खासकर लॉकडाउन का जो पीरियड था, तो वो जीवन के लिए, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था। तो मुझे लगा कि उस दरमियान जब लॉकडाउन में हम सब अपने अपने घरों में कैद थे, तो घर वालों ने भी मुझे प्रेरित किया कि तुम्हें जुडिशियल सर्विसेज देना चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ तो 2019 जो रहा मेरे जीवन के लिए बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट था। वो एक ऐसा समय था या एक ऐसा वक्त था जिसमें हम कह लें कि उस दरमियान जीवन में बहुत संघर्ष थे। मैं बहुत निराश था, या यूँ कह लें कि हताश था। जीवन में मतलब एक ऐसे मोड़ पे था जहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। बहुत
क्या कह लूँ कि कठिन परिस्थिति थी जीवन के मोड़ में, हम सबों के जीवन में वो संघर्ष के दिन जो होते हैं। तो फिर वहीं से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब जुडिशियल सर्विसेज को देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने वहाँ से किसी कोचिंग से क्लास नहीं ली, मैंने उन लोगों से गाइडेंस किया, मैंने बात किया, काउंसलिंग ली, कोचिंग से मैंने पता किया, और वहाँ से जैसे ही मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई। इनफैक्ट मैं धन्यवाद देता हूँ DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म्स को भी, जो व्यूअर्स को फ्री मतलब वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तैयारी का जो पहला पड़ाव है, जो कहते हैं ना कि अगर युद्ध से पहले, अगर युद्ध के अभ्यास में जितना पसीना बहाया जाता है, वो मतलब युद्ध के समय आपको उतना कम खून बहाना पड़ता है। तो यही जीवन में था कि एक स्ट्रैटेजी अच्छी हो। मैं हमेशा से एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में अपने आप को मतलब बनाने की कोशिश किया है कि कोई भी चाहे एग्ज़ाम हो, भले ही एफर्ट्स हमारे जितने भी हों, बट उसमें हमारा जो आउटपुट रहे वो कैसे मैक्सिमाइज़ हम कर सकते हैं। तो समय कम था, कोविड का टाइम था, और वो जो दौर था बहुत निराशा का और हताशा का ही दौर था। तो उसमें कुछ समझने को, अपने बारे में भी और अपने को संगठित करके तैयारी करने का अनुभव मिला। तो उसी दरमियान फिर बिहार जुडिशरी के लिए फॉर्म भी आया था, उसी को मैंने फिल किया था, और फिर वहाँ से उस समय में फिर मैंने इस चीज़ों को लेकर के एक पहले इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस मटेरियल्स अवेलेबल थे उन सबों को देखा, उन सबों से मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई प्रीलिम्स को लेकर के, फिर मेंस को लेकर के, और इंटरव्यू, जिसके बारे में मैं आपको बारी बारी से तीनों के बारे में बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन का डिमांड जो है, कोई भी जुडिशियल सर्विसेज, मुझे लगता है कि उसे हम क्लियर कर सकते हैं। वो ये है कि जुडिशियरी जो है, वो जुडिशियल सर्विसेज, उसके तीनों पड़ाव के अपने अलग अलग डिमांड हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हर एक एस्पिरेंट्स को उसमें अपने बेस्ट देने होते हैं, और हर कोई की अपनी तैयारी होती है। रही बात प्रीलिम्स को लेकर के, तो प्रीलिम्स के लेकर के अगर बात करें तो जैसा बिहार का सिलेबस है, तो बिहार में वही 2 पेपर्स होते हैं, एक लॉ का और एक जीके का रहता है। जीके में आप अगर तैयारी की बात करें तो, और मैं अपनी तैयारी को लेकर के बात करूं तो मेरे जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छे थे शुरुआती समय से। तो जनरल नॉलेज को मतलब एक ऐसा एरिया था जहां मुझे लगता था कि मैं अच्छा कर लूँगा, बट इसके लिए हमेशा से जो NCERT के बुक्स हैं उसको मैं अच्छे से रेफ़र करते रहता था, चाहे वो हिस्ट्री हो, क्योंकि बिहार में हिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है, साइंस आता है, उसके अलावा जो लुसेंट्स के भी बुक थे, कुछ चीज़ों को लेकर के मैंने कुछ टॉपिक, सर्टेन टॉपिक को लेकर के मैंने उसको रेफ़र किया था, बट NCERT पे मैंने ज़्यादा रिलाई किया था हिस्ट्री को लेकर के। करंट अफेयर्स पे मैं 2-3 मैगजीन सोर्सेज को रिलाई करता हूँ, बट GK टुडे जो एक सोर्स है वो मुझे काफ़ी हेल्प किया जनरल नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मैं GK टुडे को हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और उससे भी इम्पॉर्टेंट मैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का मतलब कॉलम, और उसके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, तो उसका मैं हमेशा से उसको पढ़ता रहा, उसको चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा था वो। और रही बात लॉ को लेकर के, तो लॉ को मैं हमेशा से यही सारे एक्सपीरियंस को कहूँगा कि आप लोग भी, और आप, ये बहुत मतलब लाभदायक है मेरे लिए खासकर था। और मुझे लगता है कि जो लोग, क्योंकि हर एक व्यक्ति की देखिए अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, सबके अपने अलग तरीके हो सकते हैं, बट वही अल्टीमेटली हम सबों का फाइनल एम होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपका सिलेक्शन हो। तो उसमें मैंने जो रियलाइज़ किया कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो बोलते हैं ना कि ब्रूस ली हमेशा कहता था कि आई डोंट फियर अ मैन हु नोज़ लाइक 10,000 काइंड ऑफ ट्रिक्स, या उसके पास 1000 या 100 तरह के उसके पास मतलब ट्रिक्स हैं, या अलग अलग तरीके से वो हिट कर सकता है। बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु कैन प्रैक्टिस वन शॉट 100 टाइम्स और 1000, सो मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क। सो सिमिलरली आई थिंक फॉर दिस एग्ज़ाम, जब आप एक चीज़ों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं, तो क्योंकि ये एग्ज़ाम वही चीज़ मांगता है जुडिशरी कि आप कंटिन्यूअसली, तो मैं जब मेट्रो में भी जा रहा होता था, मैं दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं अभी PhD भी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस दरमियान मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं बैरक पढ़ लेता था, वहाँ से घर आकर के MCQs लगा लेता था। तो इन सबों के दरमियान जो चीज़ मुझे सीखने का मौका मिला कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। तो मैं आप सभी को भी यही कहूँगा कि प्रीलिम्स पे अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो प्रीलिम्स की उनकी अच्छी मतलब
कह लें तो स्ट्रैटेजी नहीं रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी तो वो मिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस प्रीलिम्स के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना है जनरल नॉलेज को लेकर के, हर एक एरिया को लेकर के। जैसे जनरल नॉलेज में क्या क्या पार्ट आ रहा है, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, जो भी मतलब एरियाज़ हैं बिहार के लिए, तो वो उन सब एरियाज़ पे आप फोकस करें। सिमिलरली लॉ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को बेयर एक्ट सबसे पहले करें, और जितने से अधिक MCQs हैं और प्रैक्टिस होगा, वो मुझे लगता है कि वही एक ट्रिक है, वही एक मतलब तरीका है जो शायद सभी एक्सपीरियंस करते हैं। और उसी में जितनी जो मैंने आपको कहा कि आपकी जो प्रैक्टिस है और वो क्लैरिटी है, वो अंडरस्टैंडिंग है, बार बार रिवीजन है, तो कहीं ना कहीं आपको वो आउटपुट देगा, वो रिज़ल्ट देगा। अब बात करते हैं अगले पड़ाव को, मेंस को लेकर के। तो देखिए बिहार में भी प्रीलिम्स के बाद मेंस जो है, तो मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका जो सिलेक्शन है, चाहे वो UPSC के एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हो, तो मेंस बहुत राइटिंग पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरे लिए जो एक चीज़ बहुत मेरे लिए हो सकता है, मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल था। मैं बहुत अच्छे जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इन दैट सेंस कि मैं बहुत ब्लेस्ड अपने को फील करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे न्यूज़ पोर्टल्स के लिए, जैसे अगर मैं बात करूँ लॉ के को लेकर के, तो मैं लाइव लॉ हो गया, ठीक है, या हिंदू बिजनेस लाइन हो गए, हिंदी में दैनिक जागरण जैसे हो गए, राष्ट्रीय सहारा हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्लॉग हो गया, नेटवर्क 18 के और भी तमाम कई सारे ऐसे इंटरनेशनल ब्लॉग्स हैं, जर्नल्स हैं, जिसमें मैं लिखते रहा। तो मुझे लगता है मुझे एक स्ट्रक्चरिंग का बहुत अच्छा तरीका मिल गया था, जो लॉ कॉलेज से जो इंटरेस्ट था कि नहीं जर्नल कमेटी में रहना है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक दिन का ये नहीं है कि आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो आपके सालों से आप अपने आप पे कैसा वर्क कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बिहार को लेकर के अगर ख़ास हम बात करें, तो बिहार में मेंस को लेकर के देखिए, मैंने जैसा बताया मेरी कोई तैयारी नहीं थी जुडिशियरी को लेकर के। मैं पहले इस स्टेट में भी नहीं था कि मैं जुडिशियरी दूंगा कि नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कुछ और भी इधर कर रहा था अपने लाइफ में, मतलब वही एक संघर्ष के थे, चुनौती थे, और इधर मैं PhD भी प्रोसीड कर दिया था। तो मैं सोच रहा था कि क्या एक एकेडमिक्स मेरे लिए करियर ऑप्शन होगा या फिर जुडिशियरी, क्योंकि सिविल सर्विसेज के बाद मतलब। तो मेंस में मुझे लगता है कि फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे जो भी नोट्स थे और अच्छे लॉ बुक्स थे हर एक सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो बिहार में भी जैसे देखिए ऑप्शनल में जनरल नॉलेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में। उसके बाद साइंस भी आता है 100 मार्क्स का, 150 मार्क्स GK के अलावा इंग्लिश और हिंदी जस्ट पासिंग रहता है। उसके बाद लॉ के आपके एक मैंडेटरी पेपर्स होते हैं, उसके बाद आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। तो मैं कहूँगा ऑप्शनल पेपर का जो चुनाव आप करें, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस पेपर से देखें और वो ट्रेंड भी देखें कि कहाँ आप अच्छा लिख पाएंगे, आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं रहेगा। क्योंकि कई बार उसमें एवरेज मार्किंग भी आ जाता है, भले ही आप कितना भी एफर्ट डालें तो उसमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा स्ट्रक्चरिंग है, तो मैं हर एक क्वेश्चंस को लेके एक इंट्रोडक्शन जो है, उसके बॉडी है, लॉ क्या है, जूरिस्ट ने क्या कहा, एक अच्छी कंक्लूजन देने की कोशिश करता था, एक अच्छा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता था। हर एक आंसर्स को लेकर के मेरा एक पार्टिकुलर ये था, और मैंने इसको लेकर के काफ़ी प्रैक्टिस किए थे इनफैक्ट। और बिहार को लेकर के अगर मैं एक सीक्रेट बताऊँ, तो जो मुझे मेरे लिए खासकर बहुत हेल्पफुल था, और मुझे लगता है कि और एक्सपीरियंस के लिए बिहार में मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं, अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो आपको हाई यील्डिंग एरियाज़ के बारे में पता चलता है कि ये एरियाज़ है जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। उस एरिया पे अगर हम काम करते हैं, उसको समझते हैं, तो मुझे लगता है कि दैट एरिया कैन बी वन ऑफ द हाई प्रोबेबल एरियाज़ फ्रॉम वेयर दैट क्वेश्चन विल कम। तो वैसे एरियाज़ पे जब आप काम करते हैं और उस एरिया पे अपना फोकस लेकर के आते हैं, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। तो मेंस को लेकर के मैं वही कहूँगा कि फिर अपना सोर्स जो है बहुत लिमिटेड कीजिए। अगर आप जितने भी बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको 50 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके ऑप्शनल पेपर हैं, उन सबों के लिए एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स के साथ मैं अपने आप को रिवाइज़ करते रहता था। उस रिवीजन के बाद ये कोशिश रहती थी कि उस रिवीजन में जब हम करें, तो कहीं ना कहीं उस रिवीजन में हमें ये पता चले, मतलब मैं अपने आप को एनालाइज़ करूं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो मेरे कुछ जो प्रोफेसर्स थे, कुछ सीनियर्स थे, तो उन लोगों से मैं आंसर्स डिस्कस करता था। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी कोचिंग्स फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करती है, जैसे एम्बिशन हो गया और इनफैक्ट राहुल्स भी हैं। उन सबों के अलावा
कई कोचिंग्स जो हैं उन सबों के टेस्ट सीरीज़ रहते हैं, तो आप वो टेस्ट सीरीज़ जब आप अपनाते हैं तो उनके अपने आप कर सकते हैं वहाँ पे उस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। वो भी आपको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, आप वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए जो था, मैंने देखा कि अपनी जो सेल्फ प्रिपरेशन थी वो बहुत हेल्पफुल रही इस दरमियान भी। अब रही बात अगले पड़ाव की, तो हम अगर बात करते हैं इंटरव्यू का राउंड, तो अब देखिए इंटरव्यू जो है वो भी, जैसे मैंने मेंस कहा कि मेंस में आप सालों साल से आप कैसे लिखते आ रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसे है, आप कैसे चीज़ों पे, कई बार होता है कई लोगों के साथ नॉलेज रहता है बट फिर आप कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। कई बार आपके पास नॉलेज कितना है लेकिन आप कितने बेहतरीन अच्छे ढंग से उसको लिख करके आ जाते हैं। तो ऐसे ही इंटरव्यू के लिए मेरा मानना है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो परिस्थिति और एक कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इंटरव्यू में। ऐसे देखिए हर एक व्यक्ति को है, घबराहट तो रहती है, मैं भी इंटरव्यू राउंड में बहुत नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा। बट जो लॉ स्कूल से लेकर के, बचपन से लेकर के जो कई चीज़ों को लेकर के चीज़ें रही, मतलब जैसे मैं बताऊं कि मैं लॉ स्कूल में डिबेटिंग करता था, पार्लियामेंट्री डिबेट्स टीम में था, और डिबेटिंग के अलावा अभी मैं दुनिया के जो सबसे अच्छे अच्छे मूड कोर्ट्स हैं जब लॉ स्कूल में हम करते हैं, जब लॉ स्कूल से आप पास आउट होते हैं, तो मैं पिछले 3 सालों से जेसप का राउंड्स कर रहा हूँ। इस बार पिछले बार ही इनफैक्ट एशिया राउंड्स किया, इस बार मैंने इंटरनेशनल राउंड्स जज किया था, उससे पहले मैंने जेसप का नेशनल राउंड, इनफैक्ट इस बार इंडिया का मैंने क्वार्टर फाइनल राउंड भी जज किया था। तो वो तमाम चीज़ें जब मैंने इंटरव्यू बोर्ड को बताया कि मैं क्या, मतलब मेरे जो एक्टिविटीज़ के बारे में भी जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, तो मैं ये बात भी रखा कि मैं न्यूज़पेपर में भी कॉलम लिखता हूँ। उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं न्यूज़पेपर में लिखता हूँ, मैं एक कॉलमनिस्ट भी हूँ। तो फिर इस पे वो लोग काफ़ी थे। फिर मैंने लीगल एड के बारे में बताया, जो मैंने काम किया था मतलब अपने लॉ स्कूल के दरमियान, और अभी भी मेरे जो मतलब जहाँ पे भी लीगल एड कमिटीज़ हैं, DLSA ही, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, तो उनके साथ मैं कैसे एसोसिएटेड रहा। तो ये सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपकी तमाम चीज़ें, आपके जो जर्नी है, सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू बोर्ड ऑल्सो इन स्पेशली फॉर द बिहार, क्योंकि बिहार में बहुत लोग को फेल कर दिया जाता है। तो ये एक अंदर से फियर था कि पता नहीं कैसा रहेगा। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे इंटरव्यू में बहुत, मतलब एक कह सकता हूँ कि एक अच्छे मार्क्स मिले, बहुत अच्छा रहा। तो इंटरव्यू वाला राउंड भी, तो उसमें जो चीज़ मुझे समझ आई कि कहीं ना कहीं आपका जो जर्नी है और उस चीज़ों से जो आपने सीखा है, क्योंकि सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट दैट हैज़ बीन टेस्टेड ड्यूरिंग द मेंस राउंड ओनली। मेंस में आपके उस चीज़ों को टेस्ट हो चुका है। और उसके अलावा आप जो मॉक ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने एम्बिशन से अभी मॉक किया था, राहुल IAS जो हैं उनके साथ भी किया था, और जो मेरी कोचिंग रही कहीं चीज़ों से लेकर के, वो कहीं नहीं, वो सेल्फ रहा, उस सेल्फ प्रिपरेशन रही, बट एक गाइडेंस रहा। ठीक है, तो वो उस चीज़ों को लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप उस चीज़ों को लेकर के, तो आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस रहता है। फिर इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हैं तो बोर्ड भी कहीं ना कहीं वो चेक करना चाहता है कि क्या आपका क्या विज़न है, क्या आप सर्व करेंगे, किस रूप में। तो कहीं ना कहीं बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स, जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, तो वो और भी जो मेंबर्स रहते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सो इट्स लाइक अ होलिस्टिक थिंग। आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपको आपके पर्सनालिटी के बारे में भी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे ही मैं इंटर किया तो उन्होंने मेरा टोकन नंबर पूछ दिया कि आपका क्या टोकन नंबर है, क्योंकि वहाँ नेम नहीं रहता है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर मतलब व्हाट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेदर यू आर एक्टिव और नॉट, क्योंकि आप सिंपली वो चीज़ ले करके जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अपने सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से तैयार करें, बेसिक्स फंडामेंटल्स को तैयार रखें, और अपने पर्सनालिटी, अपने बैकग्राउंड, अपने लॉ स्कूल डेज़ के बारे में आपने क्या क्या किया है। खासकर मुझे लगता है कि आपके जो वर्क जो होते हैं, जो आपने इतने सालों में अपने संघर्ष से, अपने स्ट्रगल से जो सीखा होता है, तो वो सभी कहीं ना कहीं वो देखते हैं। और फिर आपका जो प्रेजेंटेशन रहता है, वो कहते हैं ना कि जितने कष्ट कंटकों में है, जिसका जीवन कुसुम खिला, गौरव गंध उसे ही उतना यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जो आपका जर्नी है, उस स्ट्रगल में से ही आपको रिजल्ट निकलेगा, उसी में से फ्लावर्स की तरह आप ब्लूम करोगे, उसी में से फ्रूट्स निकलेगा। तो सवाल है कि अगर इन तीनों कॉम्बिनेशंस पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं लेके चलो कि मैं किसी एक पड़ाव पे जाके किसी एक चीज़ की तैयारी करूं। मैं तो ये कहूँगा कि आप जब तीनों की तैयारी हॉलिस्टिक
मतलब एक साथ करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो वो एफर्ट्स कहीं ना काफ़ी कंसोलिडेटेड होता है और वो रिज़ल्ट लाने में भी आपकी मदद करता है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी कुछ वैसी नहीं थी, मेरी कुछ महीनों की तैयारी थी, 2-4-5 महीनों की तैयारी रही होगी, और बस उसी तैयारी में फिर एग्ज़ामिनेशन का जो ये दरमियान था, जो ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस में जैसे प्रीलिम्स हुआ, उसके कुछ महीने के बाद जैसे मेंस के रिज़ल्ट आते हैं, उसके 1-2 महीने में मेंस होते हैं, बट फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू का रिज़ल्ट और इंटरव्यू हो जाता है। तो आप तीनों को एक साथ करते रहें कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको सफल बनाएगा। और जो भी लोग इस माध्यम से सुन रहे हैं, तो मैं उन सबों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सफलता असफलता से परे एक जीवन में सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में एक आपका सकारात्मक प्रयास बहुत ज़रूरी है जीवन के हर मोड़ पे। क्योंकि आज हमने जो चीज़ देखा है कोविड के बाद भी और उसमें भी, तो आप जीवन में जो भी करें, एक एग्ज़ामिनेशन बस एक एग्ज़ामिनेशन है, लेकिन अगर आप पर्सन के रूप में जीवन में सकारात्मक हैं, तो आपके पास आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो आपका सोच है, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। ज़रूरत नहीं है कश्ती बदलने की, अगर आप दिशाओं को बदल रहे हैं तो किनारे बदल जाएंगे। तो आपको वो समझना है कि आपके जीवन में क्या ज़रूरी है, वो क्लैरिटी लाना है, और वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप उस क्लैरिटी के साथ, तो आपको एक सिंसियर एफर्ट चाहिए। जस्ट एक एफर्ट होता है जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, वो चाहे वो पहला प्रयास हो किसी का दूसरा प्रयास हो। तो मेरे लिए ये मतलब उस रूप में मैंने इस चीज़ को चुनौती में लिया, और मतलब वो चीज़ें होता गया, और वो चीज़ें फिर रिज़ल्ट के रूप में कहीं ना कहीं कामयाबी दे गई। तो मैं यही कहूँगा सारे व्यूअर्स को कि आप लोग भी एक सकारात्मकता के साथ प्रयास करें। सबसे पहले फिर अगर मैं कंक्लूड करूं कि मैंने अभी क्या क्या कहा आने वाले चंद मिनटों में, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत कहा अपने एकेडमिक बैकग्राउंड्स के बारे में, जो मैंने कहा, तो वो आपके जो जर्नी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी कॉलेज से हो देश के, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने उस सिलेबस को कितने अच्छे से तैयार किया है। तो प्रीलिम्स की अपनी अलग चुनौतियाँ हैं, मेंस की अपनी अलग चुनौतियाँ हैं, और उस चुनौतियों के साथ अगर आप इंटरव्यू तीनों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कंबाइंड करके, तो आपका रिज़ल्ट जो है आपके फेवर में रहेगा। तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि जीवन में उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जो मैंने सकारात्मकता की बात की थी, उसके साथ आप प्रयास करें। देखिए, जीवन में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और धन्यवाद दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम का भी, जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, मुझे आप लोगों से बात करने का ये अवसर प्रदान किया। क्योंकि मुझे लगता है जो भी लाखों में करोड़ों में जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इनके माध्यम से, और जो देखेंगे भविष्य में भी, तो कहीं ना कहीं मैं यही चीज़ों पे जोर कि अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी पे टिकिए, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उस छोटे छोटे गोल्स को कोशिश कीजिए कि हम उसको कंप्लीट करें, उसको रिव्यू करें बार बार, और उस रिव्यू के साथ साथ फिर मेंस में आंसर राइटिंग पे ध्यान दें। और आंसर राइटिंग के साथ साथ जब इंटरव्यू पे आप फोकस करते हैं, जब अपने पर्सनालिटी, अपनी बायोडाटा, अपने रिज्यूमे पे काम करते हैं, करंट अफेयर्स के साथ आप अपडेटेड रहते हैं, कंट्री में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, अब लॉ की जो घटनाएं हैं उनसे आप परिचित हैं, उनके बारे में जानते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो फिर ये बहुत आसान जर्नी है। कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए बैठ के ही तैयारी किया जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा था, मैं बहुत कुछ करता रहा, मैं पॉलिसी में काम करता था, मैं अखबारों के लिए लिखता था, और वो चीज़ जो कहा तो वो वही रिज़ल्ट दे गई। बस यही था मेरा जर्नी, यही थी मेरी संघर्ष की दास्तान। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंटली मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू।